ये खेल जितना इंटरेस्टिंग है उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है 1983 वर्ल्ड कप के बाद की इसकी स्टोरी। India has created a history. India has won the World Cup for the first time. This is unbelievable. 1983 में जिस बीसीसीआई के पास अपने वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे, जो बीसीसीआई चैनल्स को रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज हमारे मैचेस अपने चैनल पे दिखा दो, और चैनल्स को पैसे देती थी अपने मैचेस उनके चैनल पे दिखाने के लिए, आज वही बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन बन चुकी है। BCCI has become the richest cricket association in the world. आप यकीन नहीं करोगे, इंडियन क्रिकेटर्स को दिन के 200 रुपए दिए जाते थे, और आज कई क्रिकेटर्स की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है। आज हालत ये है कि दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर फाइनेंशियली वीक होती है तो उसका क्रिकेट मैच इंडिया से कराया जाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 30-40 सालों में कि जिस बीसीसीआई प्रेसिडेंट के मांगने पे भी 1983 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फाइनल मैच के 2 टिकट नहीं दिए गए। आज उस बीसीसीआई के सामने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट सिर्फ झुकती नहीं है, सलाम करती है। दुनिया के हर एक क्रिकेट बोर्ड का अपना एक लीग होता है जिसमें वो दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स को अपने कंट्री में लाके क्रिकेट खिलवाते हैं। जैसे इंडिया में आईपीएल है, लेकिन बीसीसीआई इकलौती ऐसी क्रिकेट बोर्ड है जिसके प्लेयर्स दूसरे कंट्री का लीग नहीं खेल सकते। अगर कोई इंडियन प्लेयर दूसरे कंट्री का लीग खेलता है तो उसे बैन कर दिया जाता है, और दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ जाना तो दूर, इसके बारे में एक सवाल तक नहीं कर सकती बीसीसीआई से। आज इतना पावरफुल है बीसीसीआई। अगर आपको लगता है कि ये सब हमारे प्लेयर्स की वजह से है, क्योंकि हमारे पास द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन सर है, द लायन ऑफ क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी है, और द किंग ऑफ क्रिकेट कोहली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन कुछ और ही है। लेकिन ये रीजन है क्या? ऐसा क्या हुआ था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में 1991 में, जिसके बाद न केवल बीसीसीआई की किस्मत पलट गई, बल्कि आज बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन बन चुकी है। The days of BCCI have been changed. Now BCCI is the richest cricket body. और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेंस क्रिकेट की वजह से है। जिस दिन इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट देखा जाने लगा, उस दिन बीसीसीआई को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बीसीसीआई विल बिकम मैसिव। आज बीसीसीआई का कोई भी फैसला आईसीसी भी मानने से मना नहीं कर सकती। आप सोच के देखो, जिस कंट्री ने इस गेम की नींव रखी, आज वो कंट्री बीसीसीआई के सामने बेबस है। बट एक्चुअली वो बेबस बीसीसीआई के सामने नहीं है, वो बेबस है बीसीसीआई को कंट्रोल करने वाले लोगों के सामने। एंड नाउ पॉलिटिशियंस आर कंट्रोलिंग दिस गेम, और हमेशा से करते आए हैं। पॉलिटिशियंस क्रिकेट को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं। एंड नाउ बीसीसीआई इज इन कंट्रोल ऑफ जय शाह, सन ऑफ आवर सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह। जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफी है कि वो अमित शाह के बेटे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी कोई पॉलिटिशियन क्यों, कोई एक्स क्रिकेटर क्यों नहीं? ऐसा क्या है क्रिकेट में मिनिस्टर्स हमेशा से इस गेम को कंट्रोल करते आए हैं? ऐसा क्या दिखता है उन्हें इस गेम में कि हमारे प्रधानमंत्री अपने नाम का स्टेडियम बनाते हैं और इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट मैचेस उसी स्टेडियम में होते हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उस स्टेडियम को 800 करोड़ खर्च करके बनाया जाता है, और जब वो स्टेडियम लोगों के लिए खोला जाता है तो स्टेडियम में क्रिकेट नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपके सामने कुछ ट्रस्टेड न्यूज आर्टिकल्स एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। हमारे पिछले सदगुरु वाले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बिना उस वीडियो को पूरा देखे उस पर कॉमेंट्स किए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखना, तभी कॉमेंट करना। सो लेट्स सी द डार्क रियलिटी ऑफ बीसीसीआई। वैसे तो इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में ही खेला, लेकिन इंडियन क्रिकेट की किस्मत 1975 में वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस होने के बाद बदली है। जून 1975 द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंग्लैंड। 8 टीमों के बीच हुआ ये मैच, जिसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें वेस्ट इंडीज ने फाइनल में बड़ी ही आराम से 291 बना के 8 विकेट से वर्ल्ड कप जीत लिया। 4 साल बाद 1979 हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को फिर से दोहराता है और फिर से वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीत जाती है। वेस्ट इंडीज ने अभी तक पूरी दुनिया को ये बता दिया था वेस्ट इंडीज इज द बॉस इन वर्ल्ड क्रिकेट, और 1983 की वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज फुल कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार भी वर्ल्ड कप वो ही जीतेंगे। लेकिन इस साल सब कुछ बदलने वाला था। दुनिया को ये पता चलने वाला था कि अब
अब क्रिकेट पे राज वेस्ट इंडीज का नहीं बल्कि इंडिया का होने वाला है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ प्लेयर्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ BCCI। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ये तो सबको पता है, लेकिन उस साल कुछ और भी हुआ था जिसके कारण इंडियन क्रिकेट की किस्मत बदल गई। पिछले 2 वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीती थी, बाकी सारे मैचेस इंडिया हार चुकी थी। एंड सरप्राइजिंगली इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई और ये फाइनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का था। वेस्ट इंडीज जो 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियन थी, जिसके कारण 1983 वर्ल्ड कप में जो इंडिया को विनिंग ऑड्स मिले थे वो थे 66:1। चांसेस बहुत कम थे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फाइनल मैच स्टार्ट हुआ। इंडिया ने 183 रन बनाए और वेस्ट इंडीज को लगा कि इसको तो हम इजिली अचीव कर लेंगे। उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस तब मिला जब वीव रिचर्ड्स आए और उन्होंने 13 गेंदों में 8 चौके मार दिए। लेकिन कुछ ही देर में इंडियन क्रिकेट की किस्मत पलटने वाली थी। कपिल देव ने कुछ देर बाद वीव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा और मैच पलट गया। वेस्ट इंडीज 139 पे ऑल आउट हो गई। India won the World Cup. वेट, मैंने कुछ तो मिस कर दिया। 2 days बिफोर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फाइनल मैच, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का कॉल उस टाइम के BCCI प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर NKP साल्वे जी को जाता है। साल्वे जी कांग्रेट्स, हमारी इंडियन टीम फाइनल्स में पहुंच गई है। जी शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो साल्वे जी, मैं सोच रहा था कि ये फाइनल में अपनी आंखों से क्रिकेट ग्राउंड में आके ही देखूं। क्या मुझे 2 टिकट्स मिल सकती है? जी क्यों नहीं, हमारी टीम फाइनल में है, जरूर मिलेंगे। मैं अभी टिकट्स का इंतजाम करता हूँ। फोन रखते ही साल्वे जी ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कॉल किया। I want extra 2 tickets. Can you please arrange it? Sorry sir, you have already taken your tickets and we can't arrange more for you. और साल्वे जी को टिकट नहीं दिए गए। अब सोच के देखो, इंडियन टीम फाइनल्स में थी और उस टाइम की BCCI प्रेसिडेंट खुद कॉल करके मैच के 2 टिकट्स मांग रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं दिए गए, क्योंकि उस टाइम ना तो BCCI के पास पैसे थे, ना ही पावर था और ना ही उनके प्लेयर्स वर्ल्ड कप विनर्स थे। दूसरी तरफ क्रिकेट गोरों का गेम था। उन्होंने ही इसके रूल्स लिखे, उन्होंने ही वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ही क्रिकेट को दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। उनकी मोनोपोली थी इस गेम पे। उस टाइम NKP साल्वे जी को लगा कि अगर हम कैसे भी ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो अगला वर्ल्ड कप इंडिया ही होस्ट करेगी, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। इस जीत ने पूरे हिंदुस्तान को कॉन्फिडेंस से भर दिया और NKP साल्वे जी भी तैयारी में लग गए अगला वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। लेकिन उन्हें पता था कि वो अकेले वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद NKP साल्वे जी ने श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलकर एशियन क्रिकेट कम्युनिटी बनाई और 1984 में उन्होंने एशिया कप ऑर्गेनाइज किया, जिसपे ICC का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी दुनिया को ये बताने की कि अब इंडियन क्रिकेट बदल चुकी है। लेकिन वर्ल्ड कप बड़ी मछली थी और इसे होस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन BCCI के पास तो फंड्स ही नहीं थे। अब जिस BCCI ने 1983 में अपने वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स को 200 रुपए अलाउंस और 1500 रुपए मैच फी दी हो, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो BCCI ने सबसे पहले अप्रोच किया पाकिस्तान को कि हम दोनों मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट करते हैं। वर्ल्ड कप होस्ट करने में लगभग 30 करोड़ का खर्च आने वाला था, जिसमें से 2/3 इंडिया को बियर करना था, मतलब कि लगभग 20 करोड़ रुपए। अब BCCI इंदिरा गांधी की हेल्प से धीरू भाई अंबानी के पास जाते हैं और अंबानी जी को वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने के लिए बोलते हैं और धीरू भाई अंबानी वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने के लिए मान गए। पैसों का तो जुगाड़ हो चुका था। अब NKP साल्वे जी तैयार थे ICC को ये बोलने के लिए कि अगला वर्ल्ड कप हम होस्ट करेंगे, और जब वो ये प्रपोजल ICC के सामने रखते हैं तो पूरी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हिल जाती है और कहती है, Hosting World Cup is not a joke. You need money, you need infrastructure, and you don't have experience. And what do you know about hosting a World Cup? एक्चुअली इससे पहले इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप होस्ट करती थी और सबको लगता था कि इंग्लैंड ही इसे होस्ट कर सकती है क्योंकि उन्होंने ही वर्ल्ड कप को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जब NKP साल्वे जी ने रोटेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर 4 साल पे एक नया नेशन वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, तो पूरी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के होश उड़ गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस पॉलिसी का सपोर्ट किया, जिसके कारण ICC को मजबूरन इलेक्शंस करवाने पड़े एंड इंडिया वॉन द इलेक्शन। अब 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बनते हैं, जो नॉट सो फ्रेंडली थे धीरू भाई अंबानी के साथ। इसीलिए उन्होंने पूरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धीरू भाई अंबानी पे लगा दी, जिसके कारण धीरू भाई अंबानी ने वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। बट BCCI नीड्स मनी, इसीलिए BCCI अब इंटरनेशनल ब्रांड्स के पास लाइक कोको कोला एंड जिलेट के पास जाती है और उनसे वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कहती है, जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। अब BCCI के पास धीरू भाई अंबानी के अलावा
कोई ऑप्शन नहीं बचा एंड फाइनली वो धीरू भाई अंबानी के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अंबानी जी ने कुछ शर्तें रखी, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एग्जीबिशन मैच में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे और दूसरी ये कि 1987 वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप होगा। बीसीसीआई के पास उनकी शर्तें मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था एंड बीसीसीआई एग्रीड एंड फाइनली इंडिया ने 1987 वर्ल्ड कप होस्ट किया। इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट तो किया, लेकिन अभी तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया था। अब यकीन नहीं करोगे, 1980 से 1990 तक बीसीसीआई हर मैच के ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देती थी। बीसीसीआई को पता ही नहीं था कि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन 1991 में जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन दालमिया ने साउथ अफ्रीका को 21 साल के सस्पेंशन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया और इंडिया के साथ उनका 3 मैच का सीरीज ऑर्गेनाइज किया, तब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने जगमोहन दालमिया से पूछा, इस मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास है? जगमोहन दालमिया को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जगमोहन दालमिया ने कहा, हम दूरदर्शन चैनल को पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग के लिए 5 लाख रुपए देते हैं। तब साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप पैसे भी ले सकते हैं, मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के पैसे दिलवा सकता हूँ। इसके बाद साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बीसीसीआई को $1,20,000 दिए उस सीरीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए और पहली बार बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग के पैसे मिले। फिर क्या था, अब उन्हें पैसे बनाने वाली मशीन द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में पता चल चुका था और 1993 में इंग्लैंड टूर के ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई ने TWI को $6 लाख में बेचे और जो दूरदर्शन बीसीसीआई से 5 लाख रुपए लेता था ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अब वही दूरदर्शन TWI को पे कर रहा था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। लेकिन दूरदर्शन ने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। दूरदर्शन और बीसीसीआई में कई साल तक लीगल बैटल चला कि ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आखिर है किसके, बीसीसीआई के या फिर दूरदर्शन के। और फाइनली 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई के हैं और अगर किसी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने हैं तो उन्हें बीसीसीआई को पे करना पड़ेगा। फिर क्या था, सन 2000 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई को 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 240 करोड़ रुपए पे किए। कैन यू इमेजिन, वक्त ही बदल गया बीसीसीआई का एंड नाउ बीसीसीआई इज रिच। इन वो कहते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा हो उसे उतना ही कम लगता है। जो बीसीसीआई कुछ साल पहले 60 लाख लॉस में थी, उन्हें हजारों करोड़ कम लग रहे थे। और 2007 में जी एंटरटेनमेंट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग ICL लॉन्च किया, जो ना तो बीसीसीआई के अंडर था ना ही ICC के अंडर। जब इंडियन प्लेयर्स ICL में खेलने लगे तो ये बात बीसीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो बीसीसीआई ने अपनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के प्राइजेस बढ़ा दिए और कहा कि हम उन प्लेयर्स पे लाइफ टाइम बैन लगा देंगे जो भी प्लेयर्स ICL में खेलेगा। क्रिकेटर्स ने ICL खेलना तो छोड़ दिया, लेकिन बीसीसीआई को ICL का आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड अप्रैल 2008 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई ललित मोदी लॉन्च्ड IPL। IPL बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। आज IPL सोने उगल रही है। जहां बीसीसीआई को लग रहा था कि टीम्स की फ्रेंचाइजी बेचकर वो $400 मिलियन का रेवेन्यू करेंगे, वही बीसीसीआई ने $723 मिलियन का रेवेन्यू किया और अब IPL से बीसीसीआई पे पैसों की बारिश होने लगी। इस 2024 के IPL में सिर्फ शुरुआत के 10 मैचेस में IPL की 350 मिलियन की व्यूअरशिप आई थी। आज IPL दुनिया का दूसरा सबसे अट्रैक्टिव स्पोर्टिंग लीग है विद अ मीडिया राइट वैल्यूएशन ऑफ 1075 मिलियन इंडियन रुपीस। इससे आगे बस एक लीग है पूरी दुनिया में, जो है नेशनल फुटबॉल लीग NFL। एंड जिस दिन इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट का क्रेज मेंस क्रिकेट जैसा हो जाएगा तो कोई शॉकिंग बात नहीं है कि IPL NFL को पीछे छोड़ दे। 2-3 साल पहले IPL में 2 टीम्स और ऐड हुई, जिसमें लखनऊ 7,090 करोड़ में और गुजरात 5,625 करोड़ में बिकी। और ये सारा पैसा बस इन दोनों टीम के ओनर्स ने बीसीसीआई को अपनी टीम को IPL में एंट्री करवाने के लिए दिया। इन टीम के ओनर्स को प्लेयर्स को खरीदने के लिए और पैसे लगाने पड़े। लेकिन IPL में टीम ओनर्स इतना पैसा क्यों लगाते हैं? जीतने वाली टीम को तो बस 20 करोड़ विनिंग अमाउंट मिलती है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि जैसे आपके लिए IPL बस एक एंटरटेनमेंट है, वैसे ही टीम ओनर्स जैसे मुकेश अंबानी एंड शाहरुख खान के लिए भी ये बस एक एंटरटेनमेंट है, तो यू आर रॉन्ग। दिस इज प्योर बिजनेस। अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई 2015 में IPL ने इंडियन GDP में $140 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। ये कंट्रीब्यूशन 2019 में $6.3 बिलियन का हो गया, मतलब सिर्फ 4 सालों में 45 टाइम्स बढ़ गया। और 2023 में IPL ने $11.2 बिलियन कंट्रीब्यूट किए थे इंडियन GDP में, एंड दिस इज इनसेन। IPL के 5 साल की मीडिया राइट्स पूरे 48,390 करोड़ में सेल हुए, मतलब कि IPL का हर मैच
मैच 118 करोड़ का होता है और ये 118 करोड़ बस मीडिया राइट्स के हैं। इसमें ना तो ब्रांड प्रमोशन इंक्लूडेड है, ना ही ग्राउंड टिकट और ना ही कुछ और। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के लिए है। मतलब कि आप जो 40 ओवर की मैच देखते हो वो दिखाने के लिए चैनल वाले 118 करोड़ पे करते हैं बीसीसीआई को। दैट मीन्स कि हर एक ओवर ऑलमोस्ट 3 करोड़ का होता है और हर एक बॉल लगभग 50 लाख का। और इस पैसे में से 50% बीसीसीआई लेती है और 50% आईपीएल की सारी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड अगर चैनल्स एक मैच का 118 करोड़ रुपए पे कर रही है बीसीसीआई को, तो वो भी कोई डोनेशन या चैरिटी नहीं कर रहे हैं। उससे ज्यादा पैसा वो एक मैच में कमा लेते हैं। आप जो एड्स देखते हो आईपीएल की बीच में, उसके पर 10 सेकंड के स्लॉट के लिए ब्रांड्स चैनल को 12 से 15 लाख रुपए पे करती है और सेमीफाइनल और फाइनल में ये ब्रांड्स 20 से 24 लाख पे करती है उस 10 सेकंड के स्लॉट के लिए। उन्हें जिन्होंने मीडिया राइट्स लिए होते हैं आईपीएल के, जैसे 2023 से 2027 तक स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ लगा के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिया है और वियाकॉम 18 जो जियो सिनेमा को ओन करती है, उसने 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 23,758 करोड़ में खरीदा है और एड्स का सारा पैसा इन्हीं को जाता है। फिर आईपीएल टीम ओनर्स को और बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी पैसे आते हैं। जैसे टाटा ने 2024 से 2028 तक के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से अगेन 50% बीसीसीआई का होगा और 50% टीम ओनर्स का। फिर टीम ओनर्स को अपने जर्सी पे ब्रांड प्रमोशन के पैसे आते हैं, मर्चेंडाइज से पैसे आते हैं एंड ग्राउंड टिकट सेल करके जो भी पैसा आता है उनमें से 80% पैसा होम टीम रखती है और 20% पैसा ग्राउंड अथॉरिटी का होता है। एंड टीम्स की जर्सी पहन के जो भी टीम्स ऐड करती है वो पैसा भी टीम ओनर्स के पास जाता है। एंड एट द एंड टीम्स जो भी कमाती है उस आईपीएल सीजन में, उसमें से भी बीसीसीआई उनसे 20% ले लेती है। 2007 में जहां बीसीसीआई की नेटवर्क 1000 करोड़ थी, वहीं 3 साल बाद इस बीसीसीआई की नेटवर्क 3 गुना बढ़ गई और आज बीसीसीआई की नेटवर्क $2.25 बिलियन है। अगर आप इंडियन रुपीस में इसका हिसाब लगाओ तो वो होते हैं 1.9 लाख करोड़। दिस इज इनसेन। और वहीं आईसीसी की नेटवर्क $2.5 बिलियन है। एंड बात सिंपल है, द मोर मनी यू हैव द मोर पावर यू हैव। आईपीएल इकलौता लीग नहीं है दुनिया में, दुनिया की हर एक कंट्री का अपना एक लीग है, लेकिन बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को किसी भी लीग में जाने नहीं देती। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीसीसीआई को पता है जिस दिन इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में खेलना शुरू करेंगे, बीसीसीआई की पावर खत्म हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है और हम इंडियंस अपने क्रिकेटर्स से बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्लेयर्स आईपीएल में दिखते हैं तो हम आईपीएल देखते हैं, अगर वो किसी और लीग में दिखेंगे तो हम वो भी देखेंगे। और बीसीसीआई को पता है व्यूअरशिप का मतलब स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप का मतलब पैसा और पैसा का मतलब पावर। एंड दैट्स हाउ बीसीसीआई बिकेम द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, क्योंकि व्यूअरशिप है उनके पास और वो इस व्यूअरशिप को कहीं जाने नहीं देते। आपको पता है पहले आईसीसी जितना भी रेवेन्यू करती थी वो सब में इक्वली डिवाइड होता था, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया से 75% व्यूअरशिप जाती है, इसीलिए आईसीसी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा हम लेंगे। और आज बीसीसीआई आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 38.4% लेती है। इंग्लैंड लेता है 6.89% और ऑस्ट्रेलिया लेता है 6.25% और बाकी जो बचा वो बच्चे लोगों का। आईसीसी में 12 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 100 से भी ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स, और इन 100 एसोसिएट मेंबर्स को रेवेन्यू के नाम पे चिल्लर दिया जाता है। क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि चाइना, अमेरिका, इनके प्लेयर्स हमें क्रिकेट में क्यों नहीं दिखते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है, उनके क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वहाँ पे क्रिकेट ग्रो हो पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, चाइना को एनुअली $30,000 दिए जाते हैं क्रिकेट ग्रोथ के लिए एंड उनकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, यानी कि 150 करोड़। देयर इज नो चांस कि इतने कम फंड्स में चाइना में क्रिकेट ग्रो होगा। आपको पता है 2007 में 16 टीम्स वर्ल्ड कप खेली थी, लेकिन 2023 में सिर्फ और सिर्फ 10 टीमें। ये 6 टीम्स कहाँ चली गई? 2007 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से इंडिया सिर्फ 3 मैचेस ही खेल पाई और वो बाहर हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि उस साल इंडिया से व्यूअरशिप बहुत कम हो गई, जिसके कारण ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए बीसीसीआई ने टीम्स ही कम कर दी और ऐसा फॉर्मेट बनाया कि इंडिया वर्ल्ड कप में एटलीस्ट 9 मैचेस खेलेगी, सो दैट बीसीसीआई विल मेक मनी। और जहाँ भी पैसा आता है वहाँ पावर आता है, एंड जहाँ पावर आता है वहाँ हमारे पॉलिटिशियंस। आज तक जितने भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हुए हैं, कुछ को छोड़कर सारे या तो पॉलिटिशियंस थे या फिर उनके जानने वाले। लेकिन क्रिकेट ही क्यों? 2014 नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2015 ठीक 1 साल बाद गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को तोड़ दिया जाता है और वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाता है। इस स्टेडियम को बनने में 5 साल और 800 करोड़ खर्च हुए, लेकिन जब ये स्टेडियम 24 फरवरी
2020 को ओपन हुआ तो यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ, बल्कि यहाँ एक इवेंट होता है, नमस्ते ट्रम्प। और ठीक एक साल बाद 24 फरवरी 2021 में इस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया जाता है। और इन सब का क्रेडिट जाता है इंडिया के मोस्ट एलिजिबल एंड डिजर्विंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई जय शाह को। 2019 जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हैं अपने प्योर टैलेंट और प्योर हार्डवर्क के दम पे। और जहाँ एक तरफ जय शाह अपने टैलेंट की वजह से बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, वहीं कई न्यूज आर्टिकल्स का कहना है कि सौरभ गांगुली पॉलिटिकल रीजन से बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी सौरभ गांगुली के ब्रांड नेम का यूज 2021 के बंगाल इलेक्शन में करना चाहती थी। बीजेपी वांट्स कि सौरभ गांगुली विल बिकेम हिज फेस इन बंगाल बिकॉज बंगाल दादा से बहुत प्यार करती है। लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पे भी जब दादा नहीं मांगते हैं बीजेपी ज्वाइन करने से, तो दादा को प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया जाता है। बट दादा वाज एक्सपेक्टिंग कि उन्हें 3 साल और बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एज टैलेंटेड एज जय शाह। इसके बाद बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन डायरेक्टली दादा पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि सौरभ गांगुली दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी को डिफेम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सौरभ गांगुली माई 11 सर्कल को प्रमोट कर रहे थे और बीसीसीआई को स्पॉन्सर ड्रीम 11 कर रहा था। मतलब कि सौरभ गांगुली ड्रीम 11 के राइवलरी ऐप को प्रमोट भी नहीं कर सकते। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, 9 मार्च 2023 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का 4th टेस्ट मैच हुआ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जय शाह ने नरेंद्र मोदी को उनकी ही फोटो गिफ्ट की और थोड़ी देर बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक खुली कार में हाथों को वेव करते हुए पूरी ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि क्रिकेट टीम को 1 घंटे तक रोका गया। इस मैच के सेकंड डे द वायर के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि वो क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रैली लग रहा था। और रीजन ये था कि 1,30,000 सीटों वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 80,000 सीटों का टिकट बीजेपी ने खरीदा था। बट आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस सब कुछ तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, क्रिकेट क्यों? एटलीस्ट गेम्स में तो पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देन आई रियलाइज्ड द डायलॉग फ्रॉम पंचायत। एक नेता को क्या चाहिए होता है? भीड़ चाहिए होता है, हाथ में माइक चाहिए होता है, समझे कि नहीं? आप अपने गांव जाइए, वहाँ पे भीड़ जमा कीजिए, हमको बुलाइए, हमारे हाथ में माइक थमाइए। एंड इंडिया में क्रिकेट से ज्यादा कुछ देखा नहीं जाता। एंड टुडे क्रिकेट इज लव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रिकेट इज द वे टू डोमिनेट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बिकॉज क्रिकेट पे नजर पूरी दुनिया की होती है और जहाँ पूरी दुनिया की नजर होती है वहाँ हमारे पॉलिटिशियन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज इस गेम को पॉलिटिशियंस या उनके जानने वाले कंट्रोल कर रहे हैं एंड नेपोटिज्म इज ऑन इट्स पीक। देवजीत सैकिया जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के एंड आसाम क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं एंड ही इज क्लोज ऑफ हेमंत बिश्व शर्मा, असम चीफ मिनिस्टर। करण धूमल IPL chairman, brother of former president of BCCI Anurag Thakre and son of 2 times Himachal Chief Minister Prem Kumar Dhumal. Rohan Jaitley, president of Delhi Cricket Association, son of former finance minister Arun Jaitley. Rohit Pawar, president of Maharashtra Cricket Association, grandnephew of former BCCI president Sharad Pawar. And the most interesting part is Gujarat Cricket Association के president थे नरेंद्र मोदी और जब वो 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये पद अमित शाह को दे दी। And today Jay Shah is the secretary of BCCI, son of Amit Shah. But politicians see you. फॉरवर्ड क्रिकेटर क्यों नहीं? डू दे रन क्रिकेट मच बेटर देन आवर क्रिकेटर्स? आर दे मच क्वालिफाइड? आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट जिस गेम को हम इंडियंस इतना प्यार करते हैं, जो गेम हमारा इमोशन है, उस गेम में तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? एंड एटलीस्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को तो क्रिकेटर्स को रद्द करना चाहिए एंड दूसरे देशों को भी मौका मिलना चाहिए इस गेम में होने का।